घर के बाहर कार आकर रुकी। सलोनी ने बाहर झांक कर देखा तो सुलोचना जी कार के बाहर निकलकर इंतजार कर रही थी कि घर में से कोई तो उन्हें लेने आए। लेकिन घर में बेटा राहुल, बहू सलोनी दोनों मौजूद थे, पर किसी ने भी बाहर आना नहीं चाहा। इतने में राहुल ने सलोनी से पूछा, कौन है सलोनी? और कौन होगा? तुम्हारी माँ है, कहकर वो दरवाजा खुला छोड़कर वापस अपने काम में लग गई। इधर राहुल ने भी ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और अपना क्रिकेट देखने में लग गया, जिसके लिए आज उसने छुट्टी ली थी। कुछ देर बाहर सुलोचना जी इंतजार करती रही, पर कार वाले को तो वापस जाना था। उसने सुलोचना जी को कहा तो कार वाले को कहकर उन्होंने अपना सामान घर के दरवाजे तक रखवाया और उसे पैसे देकर घर में आ गई। सुलोचना जी पहले से काफी कमजोर हो चुकी थी। जैसे तैसे कदम बढ़ाते हुए घर में प्रवेश की। सुलोचना जी ने राहुल और सलोनी दोनों की तरफ देखा, लेकिन दोनों ने ही उनकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। दोनों की ऐसी बेरुखी देखकर उनका दिल रोने को हुआ। जैसे तैसे अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि इतने में सलोनी बोली, अरे उधर कहाँ जा रही हो माँ जी? अब वो आपका कमरा नहीं है, आपका सामान यहाँ स्टोर रूम में रख दिया है। वो एक पल के लिए वहीं खड़ी सलोनी की तरफ देखती रह गई, पर कुछ बोल ना पाई। बस आंखों में आंसू आ गए। सलोनी ने धीरे से राहुल के हाथों पर चिकोटी मारी और इशारे से उसे माँ से कहने को कहा। तब राहुल ने माँ की तरफ देखते हुए बड़ी बेफिक्री से कहा, अब आपको बड़े कमरे की क्या जरूरत है माँ? पहले तो चलो पापा थे, पर अब तो वो भी नहीं है, और वैसे भी अब आपका पोता पोती होने वाला है, तो बड़े कमरे की जरूरत तो हमें पड़ेगी ना। इसलिए आपका सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी बड़ा कमरा तो घर के मुखिया का होता है, और अब पापा के जाने के बाद इस घर का मुखिया मैं ही तो हूँ। मुखिया? सुलोचना जी के मुंह से सिर्फ इतना सा निकला तो राहुल बोला, और नहीं तो क्या, अब मैं घर के खर्चे करूँगा तो मैं ही मुखिया, और अब सबको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। सुलोचना जी की आंखों में अभी भी आंसू थे। उन्होंने स्टोर रूम के पास बने छोटे कमरे की तरफ देखा तो राहुल बोला, ओ क्या है ना माँ, सलोनी की डिलीवरी के लिए उसकी बहन आ रही है, उसे परेशानी ना हो तो इस कारण वो रूम उसके लिए रखा है। और गेस्ट रूम में तो आपको पता है मेहमान रहते हैं, अब वो कोई मेहमान थोड़ी ना है, वो तो घर की ही है। कल को बच्चा होगा, कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई मेहमान आए तो उनके लिए वो रूम तो रखना पड़ेगा ना, इसलिए गेस्ट रूम को हाथ भी नहीं लगाया। राहुल की बात सुनकर जैसे सुलोचना जी के पैरों को किसी ने जंजीरों से बांध दिया हो। पैर स्टोर रूम की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। जैसे तैसे एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि राहुल बोला, अरे माँ, अपना सामान भी तो लेती जाओ और दरवाजा बंद कर दो, और आपको कुछ खाना पीना हो तो रसोई से ले लेना। सुलोचना जी जैसे तैसे वापस दरवाजे पर आई और अपने सामान को घसीटते हुए रूम में ले आई। रूम में आकर देखा तो एक चारपाई बिछी हुई थी। उनके शादी के समय की पुरानी अलमारी रखी हुई थी और वो पुराना टेबल रखा हुआ था, जिसे सुलोचना जी ने कई बार बेचने की कोशिश की, पर उनके पति जी ने उसे बेचने नहीं दिया। कहते थे, अरे खराब थोड़ी ना हुआ है, क्या पता कब काम में आ जाए। पर ये नहीं पता था कि ये टेबल सुलोचना जी के ही काम में आएगी। आंखों में आंसू लिए वो चारपाई पर बैठ गई। अभी 1 महीने पहले तक तो सब ठीक था। बेटे बहू पिता के डर से ही सही सेवा करते थे। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक दिन सुलोचना के पति ने अपने पैतृक गांव जाने की जिद की तो सुलोचना जी ने मना कर दिया, रहने दो, बहू का 7वां महीना है, ऐसे में उसे छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं। पर राहुल और सलोनी के समझाने पर वो उनके साथ गांव चली गई। वहां पर जेठ जेठानी, देवर देवरानी सबका परिवार था। वहां जाने के कुछ दिन बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही घंटे में उन्होंने दम तोड़ दिया। सब कुछ जैसे वहीं रुक गया था। उनका अंतिम संस्कार भी
वही पैतृक गांव में हुआ था। 16 दिन के कार्यक्रम होने के बाद राहुल और सलोनी तो वापस आ गए, लेकिन सुलोचना जी को उनकी जेठ जेठानी ने वहीं रख लिया था, यह कह कर कि 1.25 महीने बाद ही अपनी जगह छोड़ना। आज 1.25 महीने बाद वो गांव से लौटी थी, वो भी अकेले। वहां तो पूरा परिवार स्टेशन पर छोड़ने आया था, पर यहाँ राहुल स्टेशन तक लेने भी नहीं आया। कह रहा था कि बहुत जरूरी काम है, पर यहाँ मैच देख रहा है। और तो और यहाँ घर का सारा सिस्टम ही बदल चुका था। इतनी जल्दी बेटे बहू मुंह मोड़ेंगे, इसकी तो कोई उम्मीद भी नहीं थी। सीधा स्टोर रूम में ही पहुंचा दिया। अभी सुलोचना जी ये सब सोच ही रही थी कि इतने में बाहर से शोर सुनाई दिया। जाकर देखा तो सुलोचना जी के लिए ना उठने वाले बेटे बहू बाहर सलोनी के मायके वालों का स्वागत कर रहे थे। वहीं बहू के मायके वालों के लिए बेटा रसोई में जाकर खुद पानी के ट्रे सजा कर ले आया। सुलोचना जी को इतनी देर हो गई घर में आए हुए, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इतने लोगों के बीच अपने आप को अकेला महसूस करती हुई सुलोचना जी वापस उस कमरे में आ गई। 2 घंटे तक उसी कमरे में बैठी रही, लेकिन ना कोई चाय ना कोई नाश्ता खाना, कुछ भी नहीं। 2 घंटे बाद लगा कि सलोनी के मायके वाले वापस जा चुके हैं। शायद वो उसकी बहन और मम्मी को छोड़ने आए थे। उन्हीं की आवाज बाहर से आ रही थी, क्योंकि वो दोनों ही अब घर में मौजूद थी। अब सुलोचना जी को भूख का एहसास हो रहा था। आखिर वो खुद ही उठी और रसोई घर में गई। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाना भी बाहर से मंगवाया गया था। ओ जूठे बर्तन ये सब बता रहे थे। इतने में सलोनी रसोई में आई। क्या ढूंढ रही है माँ जी? देखिए खाना तो बचा नहीं, और मुझे याद भी नहीं रहा कि आपके लिए खाना रखना था। आप दूध बिस्किट खा लीजिए या फिर अपने लिए कुछ बना लीजिए। मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, कहकर सलोनी रसोई के बाहर आ गई। सुलोचना जी की भी हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की। एक तो 1.25 महीने पहले का गम अभी तक दिल से गया नहीं था। अपने किसी प्रिय की मौत तो वैसे भी हिम्मत तोड़ देती है, फिर ये तो उनके पति थे। ऊपर से ट्रेन का सफर थका देने वाला था। हिम्मत होती भी कहाँ से, वो अपने लिए एक गिलास पानी लेकर वापस कमरे में आ गई। थोड़ी देर तक बैठी आंसू बहाती रही। फिर याद आया कि वहाँ से निकलते समय देवरानी ने खाना पैक करके दिया था, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 2 रोटी ही खाई थी। बैग में से खाना निकाला, देखा तो सब्जी खराब हो चुकी थी, पर रोटियां सही सलामत थी। उन बची रोटियों से अपना पेट भर सुलोचना जी चारपाई पर लेट गई। काफी देर तक वो करवटें बदलती रही। आखिर करवटें बदलते बदलते आंखों में आंसू लिए देर रात उन्हें नींद आई। इस कारण से सुबह नींद देर से खुली। उठकर बाहर आई तो देखा सब हंस बोल कर चाय नाश्ता कर रहे हैं। सबकी प्लेट में गर्मा गर्म पकौड़े और जलेबी नजर आ रहे थे। सुलोचना जी को देखते ही सब चुप हो गए। इतने में राहुल बोला, माँ आप अपने कमरे में बैठिए, आपका नाश्ता मैं कमरे में ही लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर सुलोचना जी वापस कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद राहुल चाय नाश्ता लेकर कमरे में आया और सुलोचना जी को देकर बोला, माँ ये नाश्ता कर लो, और भगवान के लिए जहाँ तक हो सके आप कमरे में ही रहो। सुलोचना जी हैरानी से राहुल की तरफ देखने लगी। उनके प्रश्नों को भांपते हुए राहुल बोला, देखो माँ मुझे पता है कि आपको पापा के जाने का बहुत दुख है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। उनकी तो उम्र हो गई थी इसलिए वो चले गए, लेकिन आप यूँ दुखी चेहरा लेकर बार बार सलोनी के सामने आओगी तो होने वाले बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ आप अंदर ही रहो। और वैसे भी सब लोग कहते हैं कि एक विधवा। कहते कहते राहुल एकदम से रुक गया और वापस बाहर चला गया। सुलोचना जी राहुल की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। अब तो उनका दिल जोर जोर से रो रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे में दिल है या पत्थर। वो अपनी माँ के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है। उसकी माँ विधवा है तो उसका साया वो अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहता। अभी 2 दिन में उसने मुझे इतना कुछ दिखा दिया,
तो ये तो मेरी जिंदगी नर्क बना देगा। सोच सोच कर सुलोचना जी से चाय नाश्ता भी नहीं करते बना। उनकी रुलाई फूट पड़ी। वो इतनी जोर जोर से रो रही थी, पर उन्हें चुप कराने के लिए कोई भी कमरे में नहीं आया। आखिरकार काफी देर तक रो लेने के बाद खुद ही थक हार कर चुप हो गई। अपने पल्लू से अपने आंसू खुद ही पोंछ लिए। आखिर काफी देर तक मौन रहने के बाद सुलोचना जी एक निर्णय पर पहुंची। आखिर रात को जब राहुल अपने ऑफिस से वापस घर आया, उसके बाद बाहर वाले कमरे में बैठकर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। उस समय सुलोचना जी भी उस कमरे में आ गई और वहीं सोफे पर आकर बैठ गई। उनके आते ही सब लोग चुप हो गए, जबकि राहुल ने घूर कर सुलोचना जी को देखा, जैसे कह रहा हो कि सुबह समझाया था ना, फिर यहाँ क्यों आई हो। लेकिन सुलोचना जी चुपचाप राहुल की तरफ देख रही थी। आखिर राहुल को बोलना ही पड़ा, माँ आपको सुबह समझाया था ना, फिर क्यों आई हो आप बाहर। कहा था ना आपका साया मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। सुलोचना जी ने उसको मुस्कुराकर कहा, हाँ याद है, तूने कहा था कि मेरी साया तेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है क्योंकि मैं विधवा हो गई हूँ। पर बेटा, जब मेरा साया तेरी पत्नी और बच्चे पर ठीक नहीं है तो अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर तू कहीं और चले जा। सुलोचना जी की बात सुनकर राहुल भड़क गया। मैं क्यों घर छोड़कर जाऊंगा? अब घर का मुखिया मैं हूँ और आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। मुखिया जी, आपको बता दूं कि यह घर मेरे नाम पर है, तो किस खुशी में आप घर के मुखिया बनने को तैयार हो गए। तभी सलोनी बोली, माँ जी आपको बता दे कि अब घर के सारे खर्चे ये उठाते हैं। आपके बस की बात नहीं है आटे दाल के लिए पैसे कमाना। अब तो सुलोचना जी खड़े होते हुए बोली, अच्छा उसकी चिंता तुम मत कर, वैसे भी तेरे पति के हाथ के आटे दाल मैंने नहीं खाए। जब तक मेरे पति थे उन्होंने घर का खर्चा दिया था। उनकी जब मौत हुई तब मैं गांव में थी और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने तुम्हारे घर का तो कुछ नहीं खाया, इसलिए मुझे आटे दाल के धौस मत देना। मैं अपने आटे दाल का बंदोबस्त खुद कर लूंगी, तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। सुलोचना जी का साफ रुख देखकर अब तो सलोनी की मम्मी भी बोली, अरे समधन जी, आप तो बच्चों की बात को दिल पर ले रही हो, बच्चे ही तो हैं, माफ कर दो। माफ कीजिएगा समधन जी, ये बच्चे नहीं हैं, बच्चे की माँ बाप बनने वाले हैं। जब ये मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे और उस समय आप क्यों नहीं बोली? आप भी तो कल से ही घर में है ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अपनी बेटी और दामाद से कहिए कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। मैं अब इन्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। सुलोचना जी ने भी समधन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। आखिर सबके समझाने के बाद भी सुलोचना जी झुकने को तैयार नहीं थी। काफी देर बाद फिर ये निर्णय निकला कि सलोनी को उसकी मम्मी मायके ले जाएगी और वहीं उसकी डिलीवरी करवाएगी। उस दौरान राहुल यहाँ घर का बंदोबस्त कर लेगा और अगर बंदोबस्त नहीं कर सकता तो तब तक घर का किराया देना पड़ेगा।